वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ये मोटो था, जो कि आज इंग्लिश की क्लास थी, इसलिए फिर भी हमने जो है मेंटल एबिलिटी की क्लास दी है और मैथ की जो कुछ रिमेनिंग क्लासेस हैं। पर्पज़ ये रहा कि दोनों को हमको बस ये वाइंड अप करना है, किसी तरह से इस लेसन को पूरी तरह से समाप्त करना है। ये जो है ये टेस्ट क्लास पढ़ाने के बाद ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फिगर है क्वेश्चन फिगर, जिसमें एक स्टार बना हुआ है, अदरवाइज इसमें कोई स्टार बना नहीं हुआ है। यहाँ पे दो ट्रायंगल ही दिए गए हैं और यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है दो ठो, और वो भी ऊपर नीचे। दैट्स वाई ये तीनों, मतलब ये और ये नहीं होगा, है ना। एक स्टार बनाने के लिए पहले एक ट्रायंगल को ऊपर और फिर एक ट्रायंगल को नीचे की ओर इस तरह से मतलब ड्रा करते हैं, जिससे कि एक स्टार क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इन तीनों में नहीं है और ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में यानी ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, है ना। तो शाश्वत को मैंने बोल रखा था कि बेटा 10 बजे तक क्लास ले लूँगा, लेकिन अदरवाइज़ क्या हुआ कि जो है कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन तो इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कल की 2 घंटे की क्लास में भी इंग्लिश की होगी, 2 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास इंग्लिश की रहेगी, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज की। आज आपकी मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, तो इस चीज़ को देखिएगा आप। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। इसमें एक बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से दो स्टैंडिंग लाइन ऐसे और एक यस की तरह का स्ट्रक्चर, फिर नीचे की तरफ ऐसे। तो आपको देखना है, यहाँ पे देखिए एक है स्पाइरल बना हुआ है, स्पाइरल बना हुआ है इस तरह से। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी की तरह बना हुआ है, सी बना हुआ है, सी बना हुआ और यस बना हुआ है, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी 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 की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन फिगर ये है यहाँ और आंसर फिगर ये है। तो इन सब में आप बताइए कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, विकल्प 2 ही आपका सही हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति के से बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलती जुलती आकृति है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 23वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। अब आप देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर भी बॉक्स बने हुए हैं, और फिर इसके बाद जो है इसके डायगोनल्स को मैच किया गया है। पहले इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना करके कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, और उसके बाद उसके डायगोनल्स को मैच किया गया है, इस तरह का फिगर बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अपने आंसर फिगर को मैच करना है। चेक द आंसर फिगर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 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 ये लाइन आ गई, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ कर्सर के सिंबल्स आ गए कुछ इस तरह से, तो ये आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा। कर्सर है ही नहीं तो कर्सर कहाँ से आया। और इसमें भी देखिए कर्सर के सिंबल और एक स्क्वायर बॉक्स अंदर सर्कल आ गया, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। और वैसे भी विकल्प 2 बच रहा है, तो यही विकल्प सही होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप मैच कर दीजिए क्वालिटीज़। देखिए स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, फिर उसके बाद ये बना हुआ है ना पार्ट, उसके बाद फिर ये पार्ट बना हुआ है। तो अदरवाइज़ अगर हम कहना चाहें तो बिल्कुल ये हूबहू जो हमारा क्वेश्चन फिगर है उससे मिलता जुलता है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। विकल्प संख्या 2 हमारी सही हो जाएगी। चलिए 24वां प्रश्न देखिए। ये एक्सरसाइज आज पूरा ख़त्म कर देना है, इसके बाद हम कल से अपना इंग्लिश लैंग्वेज और आने वाले समय में मेंटल एबिलिटी की जो प्रॉपर क्लास रहेगी उसको लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है, अंदर एक ओवल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं सर्कल ही बना दे रहा हूँ लेकिन है ये ओवल। फिर यहाँ से एक तीर का निशान कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक तीर का निशान बना हुआ है। थोड़ा सा मोटा बना दूँ। ये तीर का निशान बना हुआ, ठीक बेटे। अब हमको करना क्या है, वी हैव टू मैच विच वन इज आवर आंसर। तो अब हमको मिलान करना है। अब देखिए आप ज़रा, पहला विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता, अंदर फ्लावर बना है ना, ये गलत हो गया। अब तीसरा विकल्प क्या है, यहाँ तीर में शेडेड पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन फिगर में तीर में शेडेड पार्ट है। आप देख सकते हैं छायांकित भाग है, ये तीर के अंदर छायांकित भाग दिया गया है, जबकि यहाँ पे तीर के अंदर कोई छायांकित भाग नहीं दिया गया है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी छायांकित भाग नहीं दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, बिल्कुल विकल्प से मिलता जुलता आंसर हमारा है। अगला है प्रश्न हमारे सामने ये रहा, हमको यहाँ पर क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर बॉक्स तो सब जगह बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर सर्कल बनाया है और सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी आप कहेंगे यह एक हेक्सागन, हेक्सागन मतलब समखष्टभुज बना हुआ है। और फिर इसके जो है एक वर्टेक्स और एक साइड से इसको जो है मैच किया गया है। अब इस तरह की आकृति आपको बनाई गई है, आपकी बनी हुई है। तो अब करना क्या है, करना क्या है, विच वन विल बी योर आंसर। तो ये आपको मिलान करने के लिए, ये मिलान करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे तिरछे डायगोनल से मैच किया गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे दोनों यहाँ देखिए, यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है, पंचभुज बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 आप देखिए बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक पेंटागन, पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो है फिर एक जो है उसके अंदर ठीक है ना, एक जो है अंदर पेंटागन कुछ इस तरह से बना हुआ है और फिर उसके अंदर डायगोनल्स को मैच करने के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम ये कह सकते हैं कि अब अंदर है, देखिए बाहर जो है, बाहर स्क्वायर और अंदर पेंटागन, अंदर पेंटागन के हेक्सागन और जो पेंटागन की है डायगोनल्स को मैच किया गया है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए बीच में सर्कल आ गया, इसलिए ये विकल्प हमारा प्रश्न आकृति के समान नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक ओवल आ गया अंदर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक बड़ा सा ओवल आ गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विकल्प अगर हम कहें तो हमारा पहला ही विकल्प प्रश्न आकृति के समान है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए बेटा, देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको एक सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल के बीच में एक जो है हेक्सागन, पहले इसको यहाँ से बीच से मिला दीजिए थोड़ा सा अच्छे से, गलत है, इस तरह मिलान कर दीजिए। ये इस तरह का कुछ बॉक्स बना है और बीच में
सर्कल के अंदर कुछ इस तरह का एक हेक्सागोन बना हुआ है, हेक्सागोन बना हुआ है, और उसके अंदर फिर इसके बाद इसके साइड से और डायगोनल से कुछ इस तरह से सेपरेट किया गया है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, और अंदर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ कुछ इस तरह से, देख रहे हैं ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तिरछी रेखा बनी हुई है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे छोटा सर्कल और बीच में ये पूरा इस तरह से जो है बाइसेक्ट नहीं है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे सर्कल ही थोड़ा सा आगे बन गया है, ये गलत। ऑप्शन नंबर अगर हम 4 की बात करें, जो कि प्रश्नाकृति की बिल्कुल समानता दिखा रही है, प्रश्नाकृति की समानता दिखा रही है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आप देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 28वां प्रश्न आप कर लीजिए। देखिए आपको एक बॉक्स बनाया हुआ कुछ इस तरह से, एक पहले स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, फिर उसके अंदर पेंटागन बना हुआ है, और पेंटागन के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर के नीचे से एक लाइन को बाइसेक्ट किया गया, ऊपर से भी बाइसेक्ट किया गया। यहाँ पर स्क्वायर बना ही नहीं है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे स्क्वायर बना ही नहीं है, ये गलत। यहाँ पर आपका स्क्वायर इस कॉर्नर में बना है, जबकि बीच वाले कॉर्नर में कुछ इस तरह से स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए ये भी विकल्प जो है हमारा गलत हो गया। तीसरा विकल्प अगर हम कहें तो तीसरा विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सही मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 29वां प्रश्न में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है कुछ इस तरह का, और उसके बाद उसको जो है बाइसेक्ट किया गया है, और उसके बाद जो है कुछ स्लंटिंग लाइन इस तरह की स्लंटिंग लाइन बनी हुई है, और इसके बाद जो है दूसरा एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर हम इसको इरेज कर दें तो इसको हम इस तरह से कर्व बना सकते हैं, और एक स्टैंडिंग लाइन से यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको जो है मैच कर सकते हैं इस तरह से कुछ। तो कहने का अभिप्राय क्या है, एक स्क्वायर एक ओवल दिया गया है, एक स्क्वायर एक ओवल दिया गया है। अब हमको वही मैच करना कहाँ, यहाँ देखिए दोनों ओवल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्क्वायर वाले में इधर का हिस्सा ऐसे शेडेड है, इधर वाला, और जबकि इसमें देख सकते हैं आप इधर का हिस्सा शेडेड हो गया, जबकि क्वेश्चन फिगर में इधर का हिस्सा शेडेड है, इसलिए ये जो है आपका विकल्प नहीं होगा। और अगर हम बात करें इधर यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ इधर का पार्ट शेडेड किया गया है स्क्वायर में, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बिल्कुल विकल्प के समान समतुल्य बिल्कुल मैच कर रहा है। 30वां प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। पहले तो एक सर्कल बना हुआ है, और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, स्टैंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, फिर ऐसे कुछ डायमीटर की तरह फिर रेडियस बना हुआ है, और बीच में एक जो है हेक्सागोन जो है आपका बना हुआ है। इतना हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए ये वाली साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गई, जबकि यहाँ पे प्रश्नाकृति में ये वाली साइड नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये वाली साइड एक्स्ट्रा हो गई है, और यहाँ पर ये साइड ड्रा ही नहीं की गई, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ से भी यहाँ सारी लाइन ड्रा करी गई है, जबकि मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वाले कॉर्नर पे जहाँ पे मैं मेरे इरेज कर रहा हूँ चौथे वाले विकल्प में, वो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है प्रश्नाकृति में, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, और यही सही विकल्प होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 31 देखिए। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने ये रही।
एक स्क्वायर के अंदर एक पहले स्क्वायर था कुछ इस तरह से, फिर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बन गई कुछ इस तरह से, स्क्वायर के अंदर फिर सर्कल के अंदर फिर आपका एक स्टार बन गया कुछ इस तरह से, और दो ठो क्रॉस एक सर्कल के एक ट्रायंगल के अंदर एक दूसरे ट्रायंगल के अंदर, है ना। ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है। अब हमको क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे देखिए स्टार पूरा बना ही नहीं है, इसलिए ये विकल्प अलग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ही छोटा हो गया है पूरी तरह स्टार बनाने के लिए, यहाँ लास्ट में इसकी एजेज में टच नहीं किया गया, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा एक इतने ही डिस्टेंस में इसको एडजस्ट कर दिया गया है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 3 पर हम जाएंगे, तीसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे, तीसरा ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। तीसरा विकल्प आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तीसरा विकल्प जो बिल्कुल जैसा है वैसा ही चौथा विकल्प मतलब प्रश्न आकृति है, इसलिए हम विकल्प 3 के साथ जाएंगे। चलिए, बहुत सही जवाब है। शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे, बहुत अच्छे। नेहा यादव, जिन बच्चों का आर्थ प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, बहुत अच्छे। पम्मी सोनकर, साक्षी त्रिपाठी, प्रियांश, जो भी बच्चे जुड़ कर के रोज़ मेहनत करते हैं और अभी आंसर दे रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, और मेहनत से वो पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिल जाएगा। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन नहीं है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए कुछ इस तरह से। देखिए हम थोड़ा ड्रा करने में इशू हो रहे हैं। कुछ इस तरह से स्लीपिंग लाइन जो यहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पर 2 स्लीपिंग लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, ये भी गलत। यहाँ पर कहीं भी स्लीपिंग लाइन नहीं इंडिकेट किया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे एक फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे ये ऊपर एक क्राउन की तरह यानी एक मुकुट की तरह हो गया, 2 ठो ऐसे जो है ईयरिंग की तरह हो गए या कान हो गए समोज, और एक ट्रायंगल में इसका माउथ और 2-3 पॉइंट इसमें बना दिए गए हैं, इसकी आँख नाक मुँह बना दिया गया है, और एक रेक्टेंगल के थ्रू इसका जो है पेट वाला हिस्सा, और 2 स्लंटिंग लाइन के थ्रू इसका जो है मतलब पैर वाला हिस्सा बना दिया गया है। अब चूंकि ये वाला ट्रायंगल है ये बॉक्स बना दिया, इसलिए ये विकल्प गलत। और यहाँ पर नीचे ये जो 2 ऐसी और ऐसी लाइन है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर ऐसी लाइन नहीं है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर इसका एक कान ही नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत। चौथा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता है। यू कैन चेक आल्सो। ये देखिए आपका चौथा विकल्प और ये आपका प्रश्न आकृति, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद 31वां प्रश्न आप देख सकते हैं। एक कर्सर बना हुआ कुछ इस तरह से, तीर का निशान ऊपर की ओर बना हुआ है ना। तीर का निशान ऊपर की ओर बना हुआ है कुछ इस तरह से, जिसका एक पार्ट शेडेड नहीं है, और एक लाइन जो है ये देखिए नीचे की ओर, और एक लाइन जो ये ऊपर की ओर दी गई है। लेकिन यहाँ पर यही जो लेफ़्ट की तरफ की जो लाइन है, ये लाइन ये लेफ़्ट तरफ की यहाँ ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ नीचे है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हिस्सा जो है ब्लैंक है, जो लेफ़्ट का हिस्सा अगर आप कहना चाहें वो लेफ़्ट का हिस्सा है, जबकि राइट का हिस्सा, राइट का जो ये वाला हिस्सा ब्लैंक होना चाहिए था, ये वाला ही जो हिस्सा है
ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यही ब्लैंक होना चाहिए था, ये ब्लैक स्पॉट होना चाहिए था उसमें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ब्लैक स्पॉट होना चाहिए था, और ये वाला खाली होना चाहिए था। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है, और ये ऑलरेडी आपका जो है ऑप्शन गलत ही है ना। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा थोड़ा आधा तीर, जैसे तीर कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, तीर कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आधा हिस्सा इसका जो है शेडेड किया गया है और यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि इसका पूरा ही हिस्सा इसका शेड कर दिया गया है। इसलिए ये विकल्प भी है ना, ये विकल्प भी और ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए काफ़ी तेज़ी से हमने सोल्यूशन करवाने की कोशिश की है। अब अगला 35वां प्रश्न, 4 प्रश्न और हैं, इसके बाद 4 प्रश्न और हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं, और ये लेसन 2 आपका पूरी तरह से अब जो है ओवर हो गया है। लेसन 2 जिसको हम फिगर मैचिंग कहते हैं, फिगर मैचिंग का जो क्वेश्चन है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको 2 एंगल कुछ इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से एंगल्स बने हुए हैं, कुछ एंगल्स इस तरह से बने हुए हैं। एंगल बने हुए और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा कर्व लाइन ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो ये तो प्रश्न आकृति की बात हो गई, लेकिन आंसर फिगर में देखिए यहाँ पर ये सर्कल इसकी टिप पर होना चाहिए, यहाँ चला गया इसलिए ये विकल्प गलत। इस सर्कल इसके अंदर आ गया इसलिए ये विकल्प गलत। इस सर्कल यहाँ आ गया इसलिए ये विकल्प गलत। तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रश्न आकृति की बिल्कुल समानता दिखाता है, इसलिए ये विकल्प ही सही। देखिए प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल आंसर फिगर ये वाला तीसरा वाला मैच कर रहा है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, शाश्वत सिंह बहुत अच्छे, अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे, सारे बच्चे जितने भी जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों का रिस्पांस रह रहा है। हर प्रश्नों में सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, कॉमन सेंस है, आराम से आप सारे लोग कॉन्सेंट्रेटली अपना काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक एंगल, पहले तो एक एंगल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह का एंगल बना हुआ है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ एंगल इस तरह का बना हुआ है, कुछ एंगल जो है और फिर यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल्स ये ऐसे, जिसको शेडेड किया गया है, और फिर एक छोटा सा सर्कल इसके सामने ऐसे बना हुआ है। यही आपका प्रश्न आकृति है, इसमें एंगल ही उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पर दोनों ब्लैक स्पॉट हो गए हैं, जबकि यहाँ पर ट्रायंगल आप देख सकते हैं जिसमें कलर नहीं किया गया है वो ब्लैंक ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, जबकि ये ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बना हुआ है। हमारे प्रश्न आकृति में आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ट्रायंगल वाला जो है स्पॉटेड है, यानी कलर्ड है, और ये ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक है ये वाला हिस्सा, जबकि ये वाला ब्लैंक नहीं होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही होगा बताइए ज़रा। तो विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल अच्छे से सही हो जाएगा, जो कि ना डायरेक्शन चेंज किया है, ना इसके जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं इनमें, जो इनमें आपका जो रचना हुई है उसको भी ये मैच कर रहे हैं, उस तरह से भी मैच कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 37वां प्रश्न आप देख सकते हैं। ये रही आपकी प्रश्न आकृति, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर की ओर और लेफ़्ट साइड में एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर, ऊपर एक ऐसे कैप की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है,
एक दो सर्कल दिए गए हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक बड़ा सर्कल दिया गया है, और दो पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर दिए गए हैं। इतना आपको फिगर में दिया गया है ना। यहाँ पर आप देखिए ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कुछ इस तरह से बन गई है, जो कि हमारी प्रश्नाकृति में नहीं है। ये वाली लाइन यहाँ यहाँ कहाँ है, यहाँ पे लाइन, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, है ना। और यहाँ पे देखिए एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा यहाँ पे दूसरी ओर, एक हिस्सा नीचे और यहाँ पे एक हिस्सा ऊपर हुआ है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये दोनों ही नीचे कर दिया है देखिए, जबकि प्रश्नाकृति में देखिए ये इधर वाला नीचे है, ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर है, और इसमें ये दोनों के दोनों नीचे कर दिया तीसरे विकल्प में, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प किसके साथ जाएगा, हमारा विकल्प अगर हम कहें तो हमारा विकल्प प्रश्न संख्या 2 के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के साथ ही हमारा विकल्प जाएगा, और आंसर नंबर सेकंड विल बी आंसर, है ना, विल बी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए अब आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, है ना। ये आपका प्रश्न है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरह से, है ना, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल या एंगुलर फॉर्म बना हुआ है, और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है, नीचे जो है दो लेग्स की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर जो है इसके रेडियस को और इसके जो है चार्ट को मैच किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक रेडियस नहीं मिलाया गया, इसलिए ये विकल्प गलत, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको ज़्यादा घुमावदार बना दिया गया है, जबकि ये एक सिंपल सा प्लेन स्लीपिंग लाइन है, इसलिए ये विकल्प गलत। और अगर आपको कहना हुआ इन फिगर्स में अगर कहना हुआ तो कौन से फिगर आप कहेंगे, तो तीसरा विकल्प भी आपका गलती है। तीसरा चौथा विकल्प, दूसरा और चौथा विकल्प लगभग समानता दिखा रहा है, लेकिन सही अगर हम माने तो ये वाला हिस्सा इसमें ज़्यादा चौड़ा है। ध्यान से देखिए, इनकी तुलना में ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, और जबकि ये वाला हिस्सा पतला है, यानी जो हमारा प्रश्न आकृति है उससे ज़्यादा मैच करने के लिए हमारा यही आखिरी विकल्प जो है, आखिरी विकल्प गलत है और दूसरा विकल्प ही सही है। आखिरी विकल्प गलत है और दूसरा विकल्प ही सही है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपकी मेंटल मैथ्स की मेंटल एबिलिटी की जो है आपकी आज की जो लेसन 2 की कक्षा पूरी तरह से समाप्त हुई। अब चलते हैं अगले जो है बोर्ड पर चलते हैं, मैथ्स के आगे के सम्स बताने के लिए। बिल्कुल तैयार हो जाइए, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ वेल वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो। इन अ वेल, वेल मतलब आप समझिए एक कुआं, है ना। आप ये ज़मीन का हिस्सा है और ये एक कुआं है कुछ इस तरह से, और कुएं के 100, देखिए इन अ वेल, शट द डोर एट फर्स्ट। इन अ वेल, एक कुएं में वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो मतलब 18 मीटर जो है नीचे, 18 मीटर नीचे यहाँ पर जो है पानी है कुएं में। ऑब्वियसली गर्मियों के दिन पे, बारिश के समय की बात नहीं कर रहा होगा, ये 18 मीटर के नीचे है ना। बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो जो है यानी नीचे जो है 18 मीटर के नीचे जो है वाटर है। यहाँ पर थोड़ा सा
पिक्चर के थ्रू समझाने से ये रहता है कि आपको प्रॉपर वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस तरह से उसका सलूशन इस तरह हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो मे बी इतना तो ध्यान आ गया होगा। अब कह रहा है कि ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल, ऑब्वियसली रेन हो ही रही है, ड्यू टू रेन्स बारिश की वजह से वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर। अब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पे ये बादल है, कुछ इस तरह से बादल है भैया, बादल महाराज, और ये बारिश कर रहे हैं। तो बारिश कर रहे हैं तो पानी जो है यहाँ पानी चला जा रहा है इसके अंदर, और इसके वजह से वाटर लेवल जो हो गया 3.5 मीटर ऊपर आ गया। पानी जो हो गया 3.5 मीटर अब क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब पानी जो है यहाँ लगभग यहाँ पहुँच गया है, पानी यहाँ पहुँच गया है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक, नियरली यहाँ तक जो है पानी, अब पहले यहाँ तक पानी था, ये जो क्रॉस लाइन बनाया था मैंने, और इसके बाद अब जो है 3.5 मीटर जो है ऊपर आ गया, अब यहाँ पर पानी आ गया है नियरली। तो अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन वेल नाउ। अब बताइए 18 मीटर के नीचे पानी जब यहाँ था तब था, अब 18 मीटर में 3.5 मीटर ऊपर आ गया, तो यानी इसमें से दूरी घट गई। अब पहले पानी यहाँ तक था, अब घटा है, तो अब पानी यहाँ पर है। तो बताइए कि ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए, मान लीजिए x मीटर पर इस समय पानी है, तो अगर x मीटर पर पानी है तो x की वैल्यू 18 मीटर माइनस 3.5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर आया है, ये ऊपर आया है। तो अब हम जो है इसमें से ही इतना, चूँकि इतना था, इतने नीचे पानी था, इतना घटा लेंगे, इतना हिस्सा निकाल लेंगे, तो हमारा जो है बाकी बच जाएगा। तो निकालना कितना है, 3.5 मीटर ऊपर आया है, तो 3.5 मीटर को ही उसमें से रिमूव कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो अब कैसे आप डेसिमल नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो 18.00 भी हम लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था 100 वाले डेसिमल वाले सम में, क्वेश्चन में। तो अब देखिए 18 है और यहाँ 3.5 है, तो 3.5 और 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, डेसिमल के बाद 0 इंक्रीज कर सकते हैं, या हटा भी दें लास्ट के जीरोज़ को तो कोई दिक्कत नहीं है। 18.0 माइनस 3.5, यहाँ से एक 1 जाएगा 10th के प्लेस पर, तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल ज़रूर रखना है। ये चूँकि इसको 1 दे चुका है, तो इसलिए 1s के प्लेस पे 7 रहेगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, रिमेनिंग 1 है, तो 1 ही रहने दीजिए इसको, 1 माइनस नथिंग इज इक्वल टू 1, तो 14.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वो 14.5 मीटर हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से करना रहेगा तो मे भी आपको ये आसान तरीका है इस तरह से करने की। आपको कह रहा कि 18 मीटर नीचे पानी था, बारिश हो गई और आपका 3.5 मीटर वाटर लेवल ऊपर आ गया, यानी अब 18 नहीं रह गया, 18 से कुछ कम ही दूरी पर पानी आ गया। तो 18 से कुछ कम क्या, जो ये 3.5 बढ़ा है ना, वो 18 में से कम मतलब 18 में से घट गया वो दूरी, वो 18 माइनस हो गई, 18 में से माइनस हो गई वो दूरी। तो अब हमारा x मीटर ही पर पानी आ गया है, यहाँ इतने ही दूरी पर पानी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल मीटर जितने भी हैं, जितनी गहराई में पानी था 3.5 मीटर ऊपर आया है, वही इसमें से रिड्यूस कर देंगे टोटल डेप्थ में से, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि करंट डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल, है ना, इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर और माइनस, है ना, इंक्रीज्ड वाटर लेवल। अगर इस तरह से आपको कहे तो ऐसे करंट डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन इस तरह से होगा। तो आपको क्या
लिखना है इनिशियल, है ना, इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर और माइनस उसमें से घटाना है ना, इंक्रीज्ड वाटर लेवल, इंक्रीज वाटर लेवल। तो हमने कर दिया सीधे 18.0 मीटर माइनस 3.5 मीटर विल बी इक्वल टू 14.5 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ही है, पहला ही ऑप्शन आपका है ये। तो मे बी ये दोनों सोल्यूशन है। आप अगर पिक्चर के थ्रू हमने दोनों इसलिए बता दिया कि मेरा कभी भी मोटो ये नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, वो तो कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है आपको। मे बी आप इंटरेस्टिंग वे में सिखाने की कोशिश है मेरी ये कि आप क्वेश्चन को समझिए आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्या होता है आजकल के समय में, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर बता दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया या कोई भी ऑर्डर हमने समझाया बच्चों को, तो बच्चों को वो क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न पता चल जाता है, बट दे नेवर कंसीडर एंड दे नेवर वांट टू कंसीडर, वे कभी चाहते भी नहीं है कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है। वो ये भी नहीं जानना चाहते कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, बस वो जान गए कि पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तरीका उनको पता चल गया। आफ्टर दैट वो ये नहीं चाहते हैं कि हम किस पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्या जो है तरीका, मतलब क्या प्रश्न एग्जैक्टली प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये उनको नहीं जानना होता और ना वो जानना चाहते हैं। तो बस यही कहना है, इसको नोट डाउन अगर आप कर लीजिए। उसके बाद जो है देखिए यहाँ से ये दूसरे तरह का सोल्यूशन जो दूसरी बार हमने जो अकॉर्डिंग टू जैसे कॉन्सेप्चुअल वे में इसको हमने लगाया है कि अगर करंट डेप्थ ऑफ वाटर अगर आपको निकालनी रहेगी तो उसकी प्रारंभिक गहराई और उसमें पानी का लेवल जो बढ़ा हुआ लेवल है उसमें से घटा देंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मे बी इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स ऑल डिफरेंट। तो कह रहा है कि आपको देखिए कह क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिनमें चारों डिजिट्स यानी 4 डिजिट्स जो भी हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको लिखना रहेगा तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हमको लिखना रहेगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यहाँ ग्रेटेस्ट लिख देंगे थोड़ा सा, GREATEST, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। 4 डिजिट का नंबर अगर हमको लिखना होगा तो 4 टाइम्स 9 ही ये होता है, लेकिन आपको कह रहा है कि चारों डिजिट आपकी अलग है, ये भी कह रहा है साथ में कि आपकी चारों डिजिट क्या है, अलग है। तो अगर हमको इस तरह का नंबर लिखना हुआ तो हम 9 8 7 6 इस तरह लिख सकते हैं, या अगर तो यहाँ पे देखिए चारों डिजिट तो इस तरह से हम न्यूमेरल्स को, है ना, डिफरेंट डिजिट अगर लेना रहेगा तो सबसे बड़ी ही 4 डिजिट लेंगे। तो सबसे बड़ी 4 डिजिट कौन है, पहले 9 है, 8 है, 7 है और 6 है। बड़ी डिजिट्स में, बड़े अंकों में सबसे बड़ा 9 है, उससे छोटा 8 है, 7 है, 6 है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी 4 अंकों की जो मूल संख्या होती है वो तो 9999 होती है।
लेकिन अगर हम बात करें कि अगर 4 डिफरेंट डिजिट से आपको न्यूमरल क्रिएट करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो चारों के चारों जो है बड़ी संख्याएं, बड़े अंक होने चाहिए। तो चारों के चारों जब बड़े अंक होंगे तो ही आपको 4 डिजिट का, डिफरेंट डिजिट का, 4 डिजिट का और 4 डिफरेंट डिजिट का 4 अंक वाले होने चाहिए, और चारों के चारों अंक अलग अलग। 8 9 नहीं हो सकता, 7 8 नहीं हो सकता, 6 7 नहीं हो सकता, अलग अलग है ना, डिफरेंट डिजिट्स है। वही आपसे कह रहा है कि डिफरेंट डिजिट से बनने वाले न्यूमरल्स और वो 4 डिजिट के हों। तो याद रखना कि जब डिजिट्स आपको यहाँ पे देखिए, आपको डिजिट्स यहाँ पे मिल गई हैं, डिजिट्स मिल गई हैं, और आपको वही डिजिट चुनना है। कौन सी? लार्जेस्ट कह रहा है तो लार्जेस्ट डिजिट का क्रम होना चाहिए। सबसे बड़ा 9, उससे छोटा 8 7 6। तो अब उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी घटता हुआ क्रम। और अगर छोटी संख्या लिखनी है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको लिखना है, तो इसी तरह के नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है ना। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि जब संख्या को बड़े, यानी बड़ी संख्या लिखनी, सबसे बड़ी की बात, तो आपको उसी अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो आपका 4 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9876 हो जाएगी, और यही विकल्प आपका, पहला ही विकल्प आपका सही है। तो विकल्प संख्या यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है ना। अंकों को देखिए, बड़ी डिजिट तो सभी में वही सेम है, लेकिन अंकों का डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम 9 8 7 6, 9 8 7 6 इस तरह से क्रम में होना चाहिए, तब आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए 23वां है कि 2408 को जब 200 में गुणा किया तो वो किसके बराबर है। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 2408 है, यहाँ पर आप 200 से गुणा कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये लास्ट में क्या मिल गया आपको, 2 जीरो। तो जो 2 जीरो है पहले इसको लिख लीजिए। आप हमारी बात मानिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे तो लास्ट में, चाहे इन नंबर के लास्ट में जीरो हो, चाहे इन नंबर के लास्ट, जितने जीरो उसको नोट कर लीजिए। जीरो को एंगेज ही मत करिए, जितने जीरो हैं पहले उनको लिख लीजिए। फिर बचा 2, तो 2 से बारी बारी से इन सभी में टेबल पढ़ लीजिए, है ना। 2 से बारी बारी से इन सभी नंबर्स में आप टेबल पढ़ लीजिए। थोड़ा दाग लग गया, क्या लग रहा है? तो देखिए, अब देखिए 2 8 जा 16, 6 कैरी 1 हो गया। चलिए भाई, 2 0 जा 0, 1 लिख लेंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, 4,81,000 और 600, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मे बी विच वन योर आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर, है ना। तीसरा ही विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से कट डाउन कर ले रहे हैं। यहाँ तक आपका सल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ये कौन से प्रश्न का? ये आपके इस प्रश्न का सल्यूशन है। यहाँ पर ये आपके इस प्रश्न का सल्यूशन है, और ये प्रश्न है आपका इस प्रश्न का सल्यूशन यहाँ पर है। तो ये दोनों आप अपने अनुसार इसको सॉल्व करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कामा हमने लगाया है बस इसलिए कि ताकि आप जानते रहिए कि कितना आया है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का सलूशन हम जो है क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर कर दे रहे हैं। नोट डाउन आप करते रहिएगा, अभी हम आपको समय देंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 संख्याएं हैं, उनका गुणा कर रहे हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं कुछ इस प्रकार से हैं, ए है, बी है और सी है। जैसे 2 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 1 कम 2 और 3 6, 2 1 जा 2, 3 जा 6, ये आ गया। अब कह रहा है अब उनका आपस में गुणा किया
तो प्रोडक्ट जो गुणा करने के बाद आता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 7980। तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं हैं ABC हमने माना है इनको, और इनका जो है गुणनफल करने के बाद जैसे 2, 1 और 3 का गुणा करने के बाद 6 आया है, उसी तरह से इन तीनों का गुणा करने के बाद क्रमशः 7980 यानी 7980 आ रहा है। अच्छा, अब कह रहा है कि इन विच, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 228 यानी 228 है। तो अब C की वैल्यू में भी पूछ रहा है कि C की वैल्यू यानी अदर नंबर जो थर्ड नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक फार्मूला बता दें, अगर इस तरह का सवाल है, तीन संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है और दो संख्याओं का भी अलग से प्रोडक्ट दिया गया है, तो तीसरा नंबर अगर पूछेगा, है ना, व्हाट इज द थर्ड नंबर, पूछ रहा है ना व्हाट इज द थर्ड नंबर, तीसरी संख्या क्या है, तो सीधे सीधे थर्ड नंबर इक्वल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं का गुणनफल, और अपान हो जाएगा 228, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे सभी संख्याओं का गुणनफल बटे दो संख्याओं का गुणनफल। यानी करना क्या है आपको, 7980 में 228 से डिवीजन करना, क्योंकि डिनोमिनेटर के प्लेस पे प्रोडक्ट जाएगा तो D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डिवीजन। सिंपली जो है, अगर ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं डिवीजन कर ले रहा हूँ, उसको देखिए, थर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा 7980, एक बार मैच कर ले रहा हूँ, 228, यही है, सेम है क्या, ठीक है। तो देखिए 2 टाइम्स ले जाएंगे, अब सिंपली हम जो है इसको इस फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा 228, फिर हम इसको डिवीजन के फॉर्म में इस तरह से कर ले रहे हैं 7980, चूँकि D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डिवीज़न, D फॉर डिवाइज़र भी होता है, तो 228, देखिए 2 टाइम्स ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 बार ले जाएंगे यहाँ पर। तो 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4, लेस करेंगे कि 3 टाइम्स ले जाएं, 3 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, 3 टाइम्स ले जा रहे हैं। 2 3 जा 6, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट से कंपैरिजन करने का ऑप्शन बताए थे ना कि लास्ट से 2 डिजिट का कंपैरिजन करेंगे, 2 3 जा 6, 7 है तो 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, लेस करेंगे 8 - 4 4 हो जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 - 6 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 टाइम्स हम ले जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका कितनी बार जाएगा, नियरली 5 टाइम्स जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट से कंपेयर, 2 5 जा 10, तो 11 है तो नियरली 5 टाइम्स जाएगा, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 4 14 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से कट चुका है, आपका आंसर हो गया 35। तो आपका जो थर्ड नंबर हो जाएगा, तो थर्ड नंबर सीधे यहीं पर आपको लिख देना है, थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 35, है ना, 35 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, 35 विल बी
द थर्ड नंबर. विच वन? योर ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर यू. तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, है ना. तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप सभी लोग नोट इसको कर लीजिए. बिल्कुल अच्छे से सारे प्रश्नों को समझाने की हमने कोशिश की है. अगर कंसंट्रेशन है, आप सभी का कंसंट्रेशन है, तो मे बी किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता. चलिए प्यारे बच्चों, आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं. एक बार थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं कि माइक प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं. थोड़ा सा माइक चेक करना ज़रूरी होता है. अगर माइक ज़रा सा भी इधर उधर रहता है तो मे बी जो वॉइस है वो कटने लगती है, तो वो चीज़ थोड़ा सा इशू होने लगता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है. बिल्कुल प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं. और इसी तरह से प्रॉपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताते आगे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं. तो द सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो आपको सम का मतलब आपको पता होना चाहिए. सम का मतलब होता है योग, या हम इसी को जोड़ कहते हैं, जोड़ना, जोड़. तो जोड़ कह रहा है, किसका जोड़ निकालना है आपको, है ना. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का किससे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. मतलब ये हुआ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ करके उसका क्या है, योग निकालना है, जोड़ निकालना है, सम फाइंड आउट करना है, एडिशन करना है. इसको ऐड भी हम कह सकते हैं, ऐड भी कह सकते हैं. तो चलिए देखिए, अगर आपको लिखना हुआ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 टाइम्स 9 लिखना है. याद रखिए कि लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर 99 यानी 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट 999 यानी 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होगा. फिर उसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी 1 लिख करके 3 जीरोज बढ़ा देंगी. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000. 1 10 100 1000 हो जाएगा. अब इसको आपको इसका सम निकालना है. क्या निकालना है, दम नहीं, इसका सम निकालना है. बच्चे कह रहे हैं दम निकालना है, तो दम नहीं भाई मेरे, सम यानी इसका जोड़ करना है. तो 9 में 0, 9 में 0, 9 में 0 और 9 1 10 यानी 10,999 विल बी आंसर. तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा आंसर चला जाएगा. इसी तरह से एकदम हलवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. मे बी इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता. और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका मैं सॉल्यूशन चूँकि करा चुका हूँ, तो इसको मैं एक ऐसे थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा हूँ कि ये आपका नोट डाउन करने में आसानी हो जाए. इस प्रश्न का सलूशन हो रहा है, तो इस प्रश्न का सलूशन हो रहा है, तो इस प्रश्न का सलूशन जो है आप नोट कर लीजिए. ये आपका सलूशन हो रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए. अगला प्रश्न आपका है अब नोट करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भी, तब ताकि मैं थोड़ा सा अभी बता लूँ, तो उसके बाद मैं खुद ही जो है आपको दे दूंगा टाइम लिखने के लिए. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 संख्याओं का गुणनफल. मान लीजिए कोई संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों को गुणा करने के बाद 8192 आ रहा है.
प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करने के बाद जो कुछ आए गुणनफल कहलाए, यानी प्रोडक्ट कहलाता। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर एंड गेट समथिंग दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर विच वी मल्टीप्लाई। तो यही आंसर होगा। तो प्रोडक्ट आपका दो नंबर्स का आपका दिया है और उसमें कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज टू टाइम्स। अच्छा, एक कंडीशन भी दे रहा है कि वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक संख्या, इज मतलब है टू टाइम्स द सेकेंड नंबर। मान लीजिए दूसरी संख्या जो भी है इसका दो गुना अगर हम कर दें, दो से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम कहना चाहें तो a इज इक्वल टू 2b के बराबर हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2b के बराबर हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2b के बराबर हो जाएगा। मतलब a जो है 2b, 2 गुणे b के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू बी के इक्वल हो जाएगा a का वैल्यू। a की वैल्यू 2 इंटू बी के इक्वल हो जाएगी। यानी जो ये संख्या है ये इस संख्या को 2 से गुणा करने के बाद ये भी संख्या मिल जाती है। तो अब आपको ये चीज़, क्योंकि उसने कहा है कि पहला नंबर दूसरी संख्या के दो गुने के बराबर है। देखिए, वन ऑफ द नंबर इज टू टाइम्स द सेकेंड नंबर। वन ऑफ द नंबर इज टू टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के दो से गुणे के बराबर है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 2 इंटू बी, या a बराबर 2b। 2 इंटू बी को हम 2b लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। अब हमको क्या कहना है, अब आपको वैल्यू निकालना है। व्हाट विल बी द नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, तो छोटी संख्या b की वैल्यू निकालना है। तो निकाल दीजिए। देखिए, आपको लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू 8192। अब हम b की जगह कितना, a की जगह कितना लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर 2b है तो 2b लिख दीजिए। 2b इंटू बी, क्यों, a की जगह हमने रखा है। जहाँ a था a बराबर 2b है तो a बराबर 2b रखा और b को b की जगह ही रखा। उसके बराबर 8192 लिख दिया। अब आपको क्या कह रहा है, देखिए 2b इंटू बी बराबर 2b का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर किसी संख्या का या किसी पद का आपस में दो बार गुणा उस संख्या का वर्ग हो जाता है। 2b है ना, b इंटू बी यानी b का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको b इंटू बी ही रहने दीजिए। 2 गुणे b इंटू बी, इसको हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे बी इंटू बी। तो b इंटू बी को यहीं रहने दीजिए, ये संख्या है, संख्या की तरफ भेज दीजिए। इधर गुणा उधर भाग हो जाएगा। 8192 भागे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और यहाँ जाएगा 1 में नहीं जाएगा, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। तो आपका आ गया b इंटू बी इज इक्वल टू 4096। तो b इंटू बी का मतलब b स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारा, इसको भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ोगे तो इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, इसका आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो आप निकालिए इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो का पेयर बनाइए। 6 6 जा 36, लेस करेंगे, ये आएगा आपका 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 3 माइनस 3 कुछ भी नहीं बचेगा। 6 और 6 ऐड कर देंगे 12। बोलिए, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि यहाँ दो का पेयर है तो दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। 496। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखें, लास्ट में 6 आए तो 6 ही लिख देते हैं। तो 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 12 3। 6 लिखने से काम नहीं चलेगा, 4 लिखते हैं। चलिए देखते हैं 4 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 और 4 2 जा
819 और 4 1 जा 4 आपका आ गया। अब इसको हम घटा लेंगे, हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी वह संख्या 64 है जिसका आपस में 2 बार गुणा करने के बाद 4096 आएगा। तो b इंटू बी बराबर 64 गुणे 64 यानी 64 इंटू 64 गुणा करके देख लीजिएगा। जब b गुणे b बराबर 64 गुणे 64 तो सीधे आप कहिए कि b बराबर 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाएं पक्ष में भी 2 टर्म दिया है, दाएं पक्ष में भी 2 टर्म दिया है, दोनों आपस में b के बराबर है तो 64 के बराबर है, दोनों इधर का इक्वल है, दोनों इधर का। तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 टर्म दिए, राइट साइड में 2 टर्म दिए, दोनों बराबर हैं। तो तुलना करने पर b इंटू बी बराबर 64 गुणे 64। तो एक ही संख्या का 2 बार यहाँ भी गुणा है, एक ही संख्या का 2 बार यहाँ भी गुणा है, तो ये संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगी। तो b इज इक्वल टू 64 विल बी योर आंसर। तो अब आपको किस विकल्प के साथ जाना है? चौथे विकल्प के साथ चले जाना है। अब आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ना तो उसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है ना? तो नोट करिए आप। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, 27 है। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है ना, नंबर ये है, बी है, थोड़ा सा अच्छे से बना दें, फॉर्म्ड बाई डिजिट्स 1। अब देखिए आपके सामने डिजिट्स दी गई हैं, पहले आप डिजिट्स लिख लीजिए। डिजिट्स, डिजिट को हम हिंदी में अंक कहते हैं। आपके सामने अंक कुछ इस प्रकार से दिए हैं, 1 है, 0 है, 3 है, 4 है, फिर आपके सामने 5 भी है। 1 2 3 4 5 डिजिट दी गई है। फिर आपसे क्या रहा है? द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अब इससे बनाना है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सबसे छोटी विषम संख्या, इसका अर्थ होता है सबसे छोटी विषम संख्या। इसके द्वारा जो डिजिट्स आपको दी गई हैं इससे बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या आपको बनानी है। सबसे छोटी विषम संख्या, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लें, विषम संख्या आपको बनाना है। सबसे छोटी विषम संख्या आपको बनाना है। अब आप देखिए, सबसे छोटा अगर लिखना रहता है तो पहले हम 0 को नहीं लिखते। इस चीज़ का आपको हमने पहले भी इस चीज़ को हमने अवेयर करा दिया था कि ये चीज़ आप जान लीजिए कि सबसे पहले अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 0 को पहले तो नहीं है लिखते हैं, फिर इसके बाद तब लिखते किसको है? तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, 1 हुआ, उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 डिजिट से बनने वाली। और आपको कुछ सोचना और समझना नहीं है, क्योंकि आपको ऑड नंबर बनाना है। तो लास्ट में 2, देखिए लास्ट में अगर जो संख्या ऑड नहीं होती उसका कैसे पहचान क्या करते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जिन संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नहीं, इवन होती हैं, इवन। और जिन संख्याओं के आखिरी में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ऐसी संख्याएं ऑड होती हैं यानी विषम होती हैं। तो ऐसी संख्याएं ऑड यानी विषम होती हैं, विषम। और जिनके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, लास्ट की बात हम कह रहे हैं, ये लास्ट की डिजिट की बात हम कर रहे हैं भाई। आखिरी का अंक यानी वंस का प्लेस, जिसको कहते हैं वंस का प्लेस,
ये डिजिट अगर यहाँ पर 0 2 4 6 8 आ गया होता तो ये इवन नंबर। आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5। तो ये आपको केवल कह रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले एक क्रम से लिखिए, अगर यहाँ लास्ट में 4 आ जाता तो आप 5 को लिख देते 4 की जगह, है ना। लास्ट की डिजिट को इवन नहीं रखना था अगर ऑड नंबर बनाना, तो यहाँ पे क्रम से लिखने के बाद ही आपका वही नंबर ही आ गया, इसलिए यही विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए 1 0 3 4 5 यानी पहला ही विकल्प आपका सही हो गया, पहला ही विकल्प। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प आपका दूसरा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं तो 1 0 के बाद 3 लिखना था, तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, दैट्स वाई ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 5 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ लास्ट में इवन नंबर है इसलिए भी ये रॉन्ग हो गया, और पहले 3 लिखना चाहिए था उसलिए भी वो रॉन्ग है। तो ये हो गया आपका इस तरह का। अगर प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल इस तरह से आप लिख दीजिएगा। विषम संख्या लिखने, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए डिजिट को हमने बोला था अभी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, पहले सबसे छोटी डिजिट, लेकिन डिजिट में सबसे छोटा 0 होता है, तो जब 0 आ जाए, 0 के लिए ही ये कंडीशन होती है कि 0